है कि बच्चों आज साइंस की क्लास है और साइंस की क्लास में हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है केमिस्ट्री से। और केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर चल रहा है हमारे आसपास के पदार्थ। और हमारे आसपास के पदार्थ में सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, पदार्थ किसे कहते हैं, मैटर किसे कहते हैं, व्हाट इज मैटर। हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं कि जिन वस्तुओं में भार होता है, जिनका आकार होता है, वह पदार्थ कहलाती है। पदार्थ कितने प्रकार का होता है? पदार्थ दो प्रकार का होता है, पहला भौतिक के आधार पर, दूसरा रसायन के आधार पर। भौतिक के आधार पर पदार्थ 5 प्रकार का होता है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। रसायन के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार का होता है, तत्व, यौगिक, मिश्रण। तत्व 3 प्रकार का होता है, धातु, उपधातु, अधातु। मिश्रण 2 प्रकार का होता है, कार्बनिक, अकार्बनिक, मिश्रण 2 प्रकार का होता है, समांग मिश्रण, विषमांग मिश्रण। और यौगिक 2 प्रकार का होता है, कार्बनिक एंड अकार्बनिक। जिसके बारे में अब भौतिक के आधार पर 5 प्रकार के जो पदार्थ हैं इनको हम पढ़ चुके हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठोस क्या होता है? जिनमें आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। द्रव क्या होता है? जिनमें आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है, वह द्रव कहलाता है। गैस में ना ही आकार निश्चित होता है ना ही आयतन निश्चित होता है, जहां पे आकार एवं आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है, वह गैस कहलाता है। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा आपको हम बताए हैं कि पदार्थ के भौतिक के आधार पर जो पदार्थ है उसमें प्लाज्मा चौथी अवस्था है और इसमें नियान बल्ब में इसका उपयोग किया गया है और जो हवाई जहाज का टायर ट्यूब है उसमें इसका प्रयोग किया गया है। आप जान सकते हैं कि हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, नियान बल्ब में प्लाज्मा का उपयोग किया गया है और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम गैस को भरा गया है। फ्लोरोसेंट ट्यूब में प्लाज्मा का प्रयोग किया गया है जिसमें हीलियम गैस या कोई अन्य गैस भी सम्मिलित है। इस तरीके से बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में हम बहुत ज्यादा डिस्कशन में गए थे कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है। बोस, सत्येंद्रनाथ बोस अलग थे, अल्बर्ट आइंस्टीन अलग थे। इन दोनों ने मिला के एक अवस्था जो भौतिक के आधार पर पदार्थ की 5वीं अवस्था निकली, उसका आविष्कार किया, लेकिन उसको दुनिया के सामने प्रमाणित नहीं कर सके, इसलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार में सम्मिलित नहीं किया गया। इतनी बात पीछे की क्लास में हम कर चुके हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रसायन के आधार पर द्रव्य या पदार्थ। रसायन के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, पहला तत्व, दूसरा यौगिक, तीसरा मिश्रण। तत्व के बारे में हम बात करेंगे, तत्व किसे कहते हैं, व्हाट इज एलिमेंट। तत्व क्या है? यह एक समान परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, अर्थात तत्व क्या होता है, तत्व को एक समान परमाणुओं से मिलकर बनाया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है, धातु, धातु, उपधातु। धातु क्या है अभी हम बात करेंगे, उसके पहले थोड़ा सा तत्व के बारे में और थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तत्व की कुल संख्या, तत्वों की कुल संख्या 118 है। आप मेंडलीव की आवर्त सारणी देखे होंगे, उसमें तत्वों का वर्गीकरण किया गया है, एस ब्लॉक, एफपी, एसईडी, एफ, चारों ब्लॉक में अलग अलग एलिमेंट्स रखे गए हैं, उन्हीं को बोलते हैं तत्व और उनकी संख्या होती है 118। आपके पास मेंडलीव की आवर्त सारणी है या नहीं, हम आपको अगली क्लास में लाके दिखाएंगे। पृथ्वी के भूप्रपटी निम्न क्रम में पाए जाने वाले तत्व हैं। जो पृथ्वी पर सबसे पहले तत्व पाए जाते हैं वो थोड़ा इस प्रकार से हैं। ऑक्सीजन है आपका सबसे ज्यादा पाया जाता है, कितना, 46.8%। सिलिकॉन है आपका 27.7% पाया जाता है। एरान आपका 8.1% पाया जाता है। फेरान आपका 5.0% पाया जाता है, अर्थात 5% पाया जाता है। कैल्शियम आपका 3.6% पाया जाता है। सोडियम आपका 2.8% पाया जाता है और पोटेशियम 2.6% पाया जाता है। मैग्नीशियम 2.0% पाया जाता है। अर्थात आपके भूपटल पे सबसे कम पाया जाने वाला तत्व क्या है, मैग्नीशियम। उससे अधिक क्या पाया जाता है, सबसे कम
एलिमेंट पाया जाने वाला आपके यहाँ मैग्नीशियम है हमारे भूपर्पटी पे। उसके बाद मैग्नीशियम के बाद क्या पाया जाता है? पोटेशियम, पोटेशियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद फेरन, फेरन करते हैं। उसके बाद सिलिकॉन, और सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व हमारी भूपर्पटी पे है ऑक्सीजन, जो कि 46.8% पाया जाता है। मानव शरीर में पाए जाने वाले धातु, जो तत्व मानव के शरीर में पाए जाते हैं वो सबसे ज्यादा क्या होता है? ऑक्सीजन। मानव के शरीर में भी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। उसके बाद कैल्शियम पाया जाता है, उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद सोडियम, सोडियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद पोटेशियम। इस प्रकार से सॉरी ये बेटा पोटेशियम नहीं, फॉस्फोरस है। ये आपका कैल्शियम, पोटेशियम तो ये है के, ये है आपका फॉस्फोरस। अगला आपका है धातु क्या है? इसमें धारा प्रवाहित होती है। धातु क्या होता है? इसमें धारा प्रवाहित होता है, इसे चालक भी कहते हैं। धारा प्रवाहित होने का मतलब जो बिजली का करंट आपके यहाँ है, आपने देखा ही नहीं देखा? नहीं देखा तो हम दिखा रहे हैं आपको बिजली का करंट, बिजली का तार। ये जो बिजली का तार है बेटा, इसमें क्या हुआ है? ये एक पतला सा तार इसके अंदर जाता है जिसमें धारा प्रवाहित होती है। अगर इसको स्विच में लगा दिया जाए तो इसमें करंट आ जाता है। तो जब चालक कोई भी चीज चलती ही रहती है तो धारा कहलाती है, सॉरी धातु कहलाती है, जिसमें धारा का प्रवाहित कभी रुकता नहीं है, धारा चलती ही रहती है, जिसमें धारा चलती ही रहती है हमेशा, वो कहलाती है धातु। इसमें धारा प्रवाहित होती रहती है, जैसे लोहा और कॉपर। ये तार आपका बेटा किस चीज का है? जो भी मैंने आपको दिखाया, ये तार किस चीज का है? ये तार आपका कॉपर का है। ये जो प्लास्टिक का तार है, इसके अंदर आपके कॉपर के तार बने हुए हैं, और कॉपर के तार को अगर हम स्विच में लगाते हैं तो करंट दौड़ने लगता है, उसी को कहते हैं धारा प्रवाहित होना। और ये धारा प्रवाहित किसमें होता है? धातु में होता है। लोहे में अगर आप किसी भी करंट की चीज को छुआ दें तो उस पूरे लोहे में करंट दौड़ना शुरू हो जाएगा। अर्थात लोहा और कॉपर क्या होता है? धातु होता है, इसमें धारा प्रवाहित होती है और इसे चालक भी कहा जाता है। अधातु किसे कहते हैं? इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है, जैसे गैस, कार्बन, इसे कुचालक भी कहते हैं। कुचालक अर्थात जो चलने वाली चीज को कुचल दे, वही कुचालक होता है। तो जैसे बिजली की तार में जो धारा प्रवाहित होती है, जो चलती रहती है, अगर उसको लोहे से टच करवा देंगे, लोहे में छुआ देंगे, तो पूरे लोहे का जो भी चीज होगा उस पूरे में धारा प्रवाहित होने लगेगी। आप उसका एक भी कोना छुएंगे तो आप जरूर करंट के माध्यम में आ जाएंगे। लेकिन अधातु में ऐसा नहीं होता है। आप गैस देखते हो, गैस जब जलाते हो तो सिर्फ जितना तुम्हें उपयोग करना है, जितनी दूर में उसको स्पेस दिया गया है, उतनी ही दूर में गैसें जलती हैं, अन्यथा पूरे कमरे में गैसें नहीं जलती हैं। लेकिन अगर धारा जिसमें प्रवाह हो रही है, धातु को किसी भी चीज में टच कराओगे तो एक जगह पे नहीं, हर जगह पे अपना धारा प्रवाहित कर लेगी। आप कोई भी कोना उसका छुएंगे तो आप उसकी चपेट में आ जाएंगे। इस तरीके से हम धातु और अधातु को जान गए। अगला है उपधातु। उपधातु किसे कहते हैं? इसमें सीमित मात्रा में धारा प्रवाहित होती है और इसे अर्धचालक भी कहते हैं। अर्थात धारा आप चाहो तो प्रवाहित करा सकते हो, ना चाहो तो नहीं। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि धारा प्रवाहित होगी या नहीं होगी, दोनों भी अवस्थाएं हों जो आप करना चाहो। जैसे आपको आपके घर में हर कोने में लाइट नहीं चाहिए, अब कमरे में 1 से 2 लाइट जलानी है, तो आप क्या करोगे? तार का कनेक्शन जहां तक करोगे वहीं तक आपको लाइट लगेगी। लेकिन आप चाहते हो कि आपको पूरे कमरे में कनेक्शन करना है, आप बिजली चमकने वाली लाइट लगाना चाहते हो, तो उसको आप जहां तक लगाओगे चमकेगी तो, लेकिन एक जगह से उसको धारा मिलेगी और उसी धारा से, उसी जगह की धारा से वो पूरे कमरे में धारा प्रवाहित करा देगी। इस तरीके से उपधातु होता है बेटा, जो आप जैसा चाहो आप उसके साथ कर सकते हो, धारा प्रवाहित करा भी सकते हो, नहीं भी करा सकते हो। इस तरीके से हमारा तत्व कंप्लीट होता है। आता है यौगिक। यौगिक क्या है? व्हाट इज कंपाउंड। यौगिक को इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड बेटा। कंपाउंड किसे कहते हैं? कंपाउंड यह 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है। अर्थात तत्व की बात अभी हम किए ना, मेंडलेव की आवर्त सारणी जो होती है, जैसे मान लिया सोडियम है Na, सोडियम Na प्लस पोटेशियम, अगर इसका निश्चित अनुपात ये 2 अनुपात में है और ये 3 अनुपात में है, तब तो इसका कंपाउंड बन सकता है। निश्चित मतलब दोनों का लगभग सेम हो,
ज्यादा कम नहीं हो। ये 4 हो जाए, मान लो ये 11 है और ये 19 है, तो इसका अनुपात बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा, क्योंकि 11 Na का 11 ही होता है और पोटेशियम का 19 ही होता है। दोनों का निश्चित अनुपात है। लेकिन अनिश्चित अनुपात क्या है? जैसे इसका 13 कर दे, इसका 20 कर दे या 21 कर दे, ये अनिश्चित अनुपात है। इसका अनुपात मिलाने से नहीं बनेगा यौगिक, क्योंकि आपको पता है कि सोडियम का अनुपात 11 होता है और पोटेशियम का 19 होता है। इससे अधिक इसको करेंगे तो ये दोनों ही अनुपात गलत हो जाएंगे। इस तरीके से तत्वों के 2 या 2 से अधिक तत्वों के अनुपात के मिलाने से बनने वाला कंपाउंड कहलाता है, यौगिक कहलाता है। इस तरीके से कंपाउंड 2 प्रकार का होता है बेटा। इसका एक निश्चित सूत्र भी होता है H2O। अभी हमने आपको बताया ना, एक निश्चित सूत्र ही कंपेयर कर पाएगा, क्लियर कर पाएगा कंपाउंड है या नहीं। आपको पता होना चाहिए, तत्व की आवर्त सारणी आपको पूरा पढ़ लेना चाहिए और याद कर लेना चाहिए। S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, आप उसको याद रखोगे तभी केमिस्ट्री के मास्टर बनोगे। केमिस्ट्री के मास्टर बनने हैं तो आपको पूरे मेंडलीव की आवर्त सारणी का एकदम अच्छे से अध्ययन करना होगा, आपको उसको याद करनी होगी। और उसका एक ट्रिक है जो मैं अगले वीडियो में लेकर आऊंगी। अभी के लिए आप देखो कि कंपाउंड को पढ़ रहे थे। कंपाउंड 2 प्रकार का होता है। H2O, H2O किसे कहते हैं? H2O किसे कहते हैं? जल को कहते हैं। H2O जल को कहते हैं। जल भी क्या है? एक यौगिक है, क्योंकि हाइड्रोजन का H का कितना होता है बेटा? H की संख्या कितनी होती है? हाइड्रोजन कितना होता है? 1 होता है। हीलियम 1 होता है। इस तरीके से हम अगली क्लास में उसके बारे में बात करेंगे। आज हमारा ध्यान यहीं पे होना चाहिए, क्योंकि हम इसको पढ़ रहे हैं। अगर उसमें चले गए तो बहुत दूर चले जाएंगे। बहुत दूर नहीं जाना है, आज यही रहना है, यहीं पे रहना है। और क्या पढ़ रहे थे हम? एक इसका निश्चित सूत्र होता है H2O, एक यौगिक है। H2O क्या है? जल है। और जल क्या है? एक यौगिक है। यह 2 प्रकार का होता है, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक क्या होता है? जिसमें कार्बन सम्मिलित होता है। अकार्बनिक यौगिक क्या होता है? जिनमें कार्बन सम्मिलित नहीं होता है। कार्बनिक यौगिक में कार्बन का होना अनिवार्य रूप से होना होगा कार्बन को। अकार्बनिक में कार्बन नहीं भी रहेगा तो काम चल जाएगा। जैसे CH4, ये किस चीज का फॉर्मूला है? मीथेन का है। यहाँ पे इसमें कार्बन अनुपस्थित नहीं होता है। H2O इस चीज का फॉर्मूला है, जल का। इस तरीके से अभी आपको बताया गया। यौगिक और यौगिक 2 प्रकार का होता है, आप दोनों को जान चुके। अब हम पढ़ेंगे मिश्रण किसे कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे मिश्रण किसे कहते हैं। मिश्रण क्या है? यह 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देना मिश्रण कहलाता है। यह 2 प्रकार का होता है। मिश्रण क्या है बेटा? यह 2 या 2 से अधिक पदार्थों को, मिश्रण जो है बेटा, ये 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी मिश्रण में, किसी भी अनुपात में मिला देना मिश्रण कहलाता है। जैसा कि अभी हमने बताया कि 11:19, ये किस चीज का था? सोडियम और पोटेशियम। यहाँ पे ये निश्चित नहीं है, यहाँ पे आप कोई भी अनुपात ले लो, 1:3 ले लो, 1:10 ले लो, 10:100 ले लो। इस अनुपात से आपको कोई मतलब नहीं है कि एक निश्चित अनुपात हो, अनिश्चित अनुपात भी हो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन 2 चीजें हैं और उनको मिला देने से क्या बन जाता है? मिश्रण बन जाता है। और ये 2 प्रकार का होता है। जैसे समांग मिश्रण, एक पहला समांग मिश्रण होमोजीनस मिक्सचर, दूसरा विषमांग मिश्रण होमोजीनस हेट्रोजीनस मिश्रण। इस प्रकार से हम पढ़ेंगे होमोजीनस मिश्रण। होमोजीनस मिश्रण में क्या होता है? समांग मिश्रण को होमोजीनस मिक्सचर कहते हैं। इसमें मिश्रण के अवयव दिखाई नहीं देते। मिश्रण के हर एक अंश का गुणधर्म समान रहता है, अर्थात जो उनका गुणधर्म है वो समान रहेगा, लेकिन उसमें मिश्रित अवयव दिखाई नहीं देंगे।
अवयव का मतलब क्या होता है, जो चीजें उसमें डाली गई हैं, जैसे चीनी और पानी का घोल। पानी में चीनी को मिला देने से क्या चीनी को अलग कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, बल्कि चीनी अपना गुण धर्म क्या करेगी, पानी को दे देगी, जिससे पानी कैसा लगेगा, चीनी के स्वाद के जैसा लगेगा। जैसी चीनी रहेगी वैसे ही वो पानी लगेगा, अर्थात चीनी और पानी का घोल बनाएंगे, शरबत बन जाएगा। और उस शरबत से जो है, उस शरबत को हम कहेंगे मिश्रण। और कैसा मिश्रण कहेंगे, समांग मिश्रण कहेंगे। इस प्रकार से बहुत से एग्जाम्पल हैं, हम आपको एक ही एग्जाम्पल दे रहे हैं, बाकी के एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। गंधक कार्बन डाइसल्फाइड में विलयन, चीनी नमक का शरबत, मिश्र धातु, वायु, अरहर, मसूर का बना हुआ दाल, ये सब क्या है, समांग मिश्रण है। जो स्वाद मसूर का होगा वही स्वाद मसूर की दाल का होगा। अर्थात जो चीजें एक जैसे स्वाद को अपना गुण धर्म दे दें, अपना गुण दे दें, वही कहलाती हैं समांग मिश्रण, जिनमें गुण धर्म समान हो जाता है, दूसरे का गुण दूसरा कोई अपने अंदर ले लेता है और दोनों को समान गुण वाला बोल दिया जाता है, वही कहलाता है समांग मिश्रण। अगला आता है विषमांगी मिश्रण। किसे कहते हैं, विषमांगी मिश्रण। इसमें मिश्रण के विभिन्न अवयव दिखाई देते हैं। जैसे आप पानी में कंकड़ डालोगे तो क्या होगा, आप किसी भी बीकर में, किसी भी प्लास्टिक के बर्तन में आप पानी ले लो और उसमें कंकड़ डाल दो या बालू डाल दो, तो क्या होगा, आपको वो बालू पानी में मिक्स होती हुई दिखाई देगी या पानी बालू नीचे बैठ जाएगी, पानी ऊपर आ जाएगा। आपको पता है ना कि पानी में बालू को डालेंगे तो फिर से अलग कर सकते हैं। आप छन्नी लेकर उसको छानोगे तो बालू ऊपर रह जाएगी, पानी सारा नीचे चला जाएगा। इस तरीके से जहां पे अवयव दिखाई देने लगते हैं वो विषमांग मिश्रण कहलाता है। जैसे जल तथा रेत का मिश्रण, जल तथा तेल का मिश्रण। आप तेल में पानी डालिए तो क्या होगा, तेल अपना ग्रुप बना के अलग हो जाएगा और पानी नीचे बैठ जाएगा, ठीक है ना। पेट्रोल और तेल में क्या होगा, पेट्रोल तेल आप मिक्स करके गाड़ी चला सकते हैं। अगर पेट्रोल और तेल एक में मिक्स हो जाता, समांग मिश्रण होता, तो जो लोग पेट्रोल 1 लीटर डलवा रहे हैं वो आधे लीटर डलवाते, आधा लीटर पानी डाल लेते, दोनों का काम चल जाता आराम से। लेकिन नहीं, विषमांगी मिश्रण है दोनों, इसलिए उनका कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। इस तरीके से जल कोलाइड है, निलंबन है, अरहर मसूर है, चीनी नमक है। चीनी नमक को कितना भी मिला लो, कितना भी मिला लो, ना तो चीनी अपना स्वाद छोड़ेगी, ना ही नमक अपना स्वाद छोड़ेगा। दोनों का मिक्स आपको कभी कभी अच्छा लगेगा, कभी कभी बुरा भी लगेगा। चीनी ज्यादा हो गई तो नमक कम हो गया तो आप एडजस्ट कर लोगे, नमक ज्यादा हो गया, चीनी कम हो गई, आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप बना बनाया वो भोजन फेंक दोगे। इसलिए चीनी और नमक का कभी मेल नहीं हो सकता, इसलिए ये विषमांगी मिश्रण है। एक विमांक है जो आपको याद करने हेतु है। विषमांग मिश्रण को समांग मिश्रण बनाने के लिए जलीय विलयन बनाया जाता है। आप देखे होंगे कि चीनी पानी नमक का घोल, चीनी पानी नमक का घोल, ये क्या कहलाती है, मिश्र धातु कहलाती है, जिनमें विषमांगी मिश्रण को समांग मिश्रण बनाया जाता है। अर्थात चीनी पानी नमक, पानी क्या करता है, चीनी का भी गुण ले लेता है, नमक का भी गुण ले लेता है, और जब आप उसे ग्रहण करते हो तो आपको चीनी का भी स्वाद मिलता है और पानी का भी स्वाद मिलता है। इस प्रकार मिश्र धातु कहलाता है। मिश्र धातु किसे कहते हैं, मिश्र धातु अलग अलग धातुओं को गर्म करके बनाया गया विलयन, मिलाकर बना देना। अलग अलग धातुओं को गर्म करके उनका विलयन बनाकर मिला देना मिश्र धातु कहलाता है। मिश्र धातु भी एक समांग मिश्रण कहलाता है। आपके यहाँ स्टील का बर्तन होगा, उस स्टील के बर्तन में आपके 99 अर्थात 99% लोहा होता है, 1% कार्बन होता है, जिससे स्टील का बर्तन बनाया जाता है। जो जरा सा काला हो जाता है तो उसको थोड़ा रगड़ देते हैं तो उसका कार्बन छूट जाता है। अर्थात 99% लोहा और 1% कार्बन मिलाकर क्या बनाता है, स्टील। इसलिए लोहे के बर्तन में सबसे पहले कार्बन ना मिलाए तो क्या निकलता है, कार्बन ही निकलता है। लोहे में पहले से ही कार्बन मौजूद होता है, इसलिए कार्बन की मात्रा को ज्यादा नहीं रखते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स।